ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है और इसराइल का मुकाबला करने के लिए एक एक बच्चा ईरान का तैयार बैठा हुआ है। उन सब का ख्याल ये है कि यूं ही इसराइल कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। ईरान के अंदर क्या क्या हो रहा है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने भी धमकी दे दी है कि हम ईरान से बदला ज़रूर लेंगे। इसराइल क्या क्या कर सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और साथ ही दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। वो नैरेटिव ये है कि दुनिया की तीन बड़ी पावर्स, जिसमें एक रशिया है, दूसरा चाइना है, तीसरा अमेरिका है, वो मिडल ईस्ट की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हैं। क्या सुपर पावर्स नाकाम हो गई हैं और क्या सुपर पावर की नाकामी की वजह से दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अहम चीज़ होने लगती है, कोई अच्छा वाक़या होने लगता है, तो इमरान खान साहब प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब का जो प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली अच्छाइयाँ जो हैं उनके साथ कैसे टकरा रहा है, ये भी आपको आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि हम मुल्क बनाने वालों में हैं, मुल्क तोड़ने वालों में नहीं हैं। ये मुल्क तोड़ने वाले कौन है जिनका इशारा काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इसराइल और ईरान की स्टोरी बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत गंभीर होती जा रही है इस वक्त। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि अगर ये जंग होती है तो इन दोनों मुल्कों में से जंग जीतेगा कौन। इसके दरमियान में इतने वाक़यात हो रहे हैं कि हम आपको बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कहीं कोई सफ़ीर अगवा हो रहा है, कहीं पे 8 इसराइली सोल्जर मारे जाते हैं, कहीं कहा जाता है जी के तल अबीब की ईंट से ईंट बजा के रख दिया ईरान ने। उधर से इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कहता है जी कि हम ऐसा बदला लेंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। इधर से ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि अगर तुमने हमला किया तो हम इससे दुगनी रफ्तार से आपको जवाब देंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। ये जंग जो चाहे अल्फाज की है, चाहे वो ज़मीनी जंग हो रही है, ये बिलाखिर जीतेगा कौन? सुपर पावर्स क्या किरदार अदा करेंगी? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। डिटेल से जानते हैं स्टोरी जावेद चौधरी साहब। तो बड़ी डेवलपमेंट हुई कल। एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि साइप्रस के अंदर जो इसराइल का सफारतकार था, सफ़ीर था, उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ उसके 2 साथी भी हैं और वो जो 2 साथी हैं वो साइप्रस के रहने वाले हैं। अब आपको पता है कि साइप्रस, जिसको कब्रस कहते हैं, ये 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है यूरोप के पास है और एक हिस्सा जो है वो टर्की के पास है। और अगर आप उन दोनों में जाके देखें तो जो यूरोपियन साइप्रस है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा डेवलप्ड है। जो टर्की के पास है, टर्की ने उसे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट का शिकार इलाका है और टर्की का ख्याल ये है कि किसी न किसी वक्त ये दोनों यूनाइटेड हो सकते हैं और ये यूरोप का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर लें, कल को इसका फ़ायदा यूरोप को हो जाए। तो अगर आप टर्की के साइप्रस से यूरोपियन साइप्रस के अंदर जाके देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको महसूस होता है। ऐसा लगता है कि एक साइड के अंदर रवांडा है और दूसरी साइड पर न्यूयॉर्क है, तो इतना फ़र्क है उसके अंदर। और ये जो सफ़ीर थे, जो इसराइली सफ़ीर थे, ये यूरोपियन साइप्रस की तरफ हैं। और ये याद रखें कि साइप्रस के अंदर इसराइल ने अपना ठीक ठाक किस्म का ठिकाने बना रखे हैं और वहाँ की जो इकॉनमी है वो भी इसराइलियों के, यहूदियों के हाथ के अंदर है। और वहाँ पे इसराइली और यहूदी इसलिए बैठे हुए हैं कि टर्की बिल्कुल करीब है और वो वहाँ से टर्की के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बहुत बंदोबस्त किया हुआ है। वहाँ पे वेपन्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी बहुत मिलती है साइप्रस में। तो वहाँ से जो सफ़ीर थे वो कहीं ख़रीदारी करने के लिए गए और उसके बाद गायब हो गए और उनका फिर रब्ता किसी के साथ नहीं हुआ। 2 लोकल उनके जो लोग थे जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे वो भी गायब हो गए। अब ये जो खबर है ये ईरान ने दी है, लेकिन इसराइल की तरफ से इस वक्त तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई इस पर रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जब ईरान कह रहा है तो ज़ाहिर डेफिनेटली ये खबर जो है वो दुरुस्त हो गई। अब सवाल ये है कि अगर उसको अगवा किया गया है तो अगवा करके ले जाया कहाँ गया है? तो एक ही तरीका है, या तो उसको साइप्रस के अंदर रखा गया हो, जो ज़ाहिर मुश्किल है क्योंकि वहाँ से फिर उसको ट्रेस करना बहुत आसान होगा। मेरा ख्याल है वहाँ से निकाल के उसे टर्की की साइड पे ले जाके वहाँ से कश्ती में बिठा के, किसी स्टीमर में बिठा के हो सकता है ईरान ले गए हैं। और अगर वो ईरान ले गए हैं तो फिर एक बड़ी डेवलपमेंट है ये भी, क्योंकि अगर किसी का सफ़ीर आपने अगवा कर लिया तो फिर तो जंग के धाने पर आप खड़े हैं। सेम इसी तरह कल कोपनहेगन के अंदर जो इसराइली सफारत खाना है उसके करीब 2 बम धमाके हुए और थोड़े थे, माइल्ड थे, उन्होंने कोई ख़ास वहाँ पे डैमेज नहीं किया।
लेकिन कोपेनहेगन जैसे शहर के अंदर, डेनमार्क के अंदर इस किस्म के धमाके हो जाना ये बड़े अलार्मिंग सूरत हाल है। और उसके साथ ही इसराइलियों का एक स्कूल भी था, ये भी जहन में रखें कि वहाँ एम्बेसी है, एम्बेसी के साथ एक स्कूल है और उसके दरमियान ये धमाके हुए हैं। और अब अगर ये धमाके शुरू हो जाते हैं और तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि इसराइल की सफारत खाने, उसकी एम्बेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर। बल्कि जहाँ पे उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो उनके जो लोग होते हैं वो दूसरे सफारतकारों या दूसरे सफारत खानों की आड़ में पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्जेंटीना एम्बेसी है, जो अर्जेंटीना की एम्बेसी है उसके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर ज़रूर होता है जिसका ताल्लुक इसराइल के साथ है, और वो डबल पासपोर्ट होते हैं उनके पास। एक पासपोर्ट जो होता है अर्जेंटीना का होता है, दूसरा उनके पास अपना इसराइल का होता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी सफारतखाने हैं जो अपना पासपोर्ट दे के उनके लोगों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर ले आते हैं और फिर वो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। ये इल्ज़ाम ईरान भी लगाता है, और ईरान का भी ये ख्याल है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सफारतकार हैं जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ है, लेकिन उन्हें कवर दे के किसी दूसरे मुल्क का, तो उन्हें ईरान के अंदर या तेहरान के अंदर ठहराया जाता है, और वो वहाँ पे बैठ के एंटी ईरान एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं या सफारतकार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई वहाँ पे होती रहती है ईरान के अंदर भी। बहरहाल ये दो बड़ी खबरें थी जिसने ज़ाहिर इसराइल को हिला के रखती है, और ये चीज़ साबित करती है कि आने वाले दिनों में जितने इनके सफारतकार हैं या जितने इनके लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, वो सारे के सारे मोहतात रहेंगे या सारे के सारे अगवा हो सकते हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने बहुत लिस्टें बनाई हुई हैं। उनके पास पूरा डाटा है कि कहाँ कहाँ लोग हैं और उनको कैसे निशाना बनाया जा सकता है, कैसे उनको शिकार किया जा सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर एक ट्रेडिशन है कि जब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो रही हो या कोई बहुत अहम ऐलान करना हो, तो आयतुल्लाह जो होते हैं, जो इस वक्त खामनेई हैं, वो फिर जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं या ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं, और वो बाहर आते हैं और वहाँ फिर हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट के बाद फिर वो जंग शुरू हो जाती है। ये जो जुमा है ये खामनेई साहब पढ़ा रहे हैं, जो ज़ाहिर है इसका एक सिंबॉलिक वैल्यू, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि अब आयतुल्लाह खामनेई जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत अरसा वो सामने नहीं आए, और अब वो सामने आके ऐलान करना चाहते हैं कोई ना। तो जुमे के दिन पूरी ईरानी जो अवाम है वो, और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान बैठे हुए हैं या अहले तशी बैठे हैं, वो सब उस ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आबादी का बड़ा फ़र्क है। आप देख लें कि जो इसराइल है उसकी आबादी 93 लाख है, यानी 1 करोड़ भी नहीं है, और दूसरी साइड पे जो ईरानी है वो 9 करोड़ से ज़्यादा है। तो 1 और 10 का फ़र्क है, और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ईरान टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कमज़ोर है, बल्कि ज़्यादा कमज़ोर है, और दूसरी साइड पे इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में बिक रही है, और वो इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो पायनियर्स हैं। तो टेक्नोलॉजी का टकराव है एक साइड से दूसरी साइड पे, और अगर ईरानियों ने ये ठान लिया कि हमने ये जंग लड़नी भी है और जीतनी भी है, तो ईरानियों का जो DNA वो बड़ा दिलचस्प है। ये पिछले 5000 साल से मुसलसल लड़ रहे हैं, बड़े वॉरियर्स हैं, और जब भी ये जंग लड़ते हैं तो ये जंग जीतते हैं। इराक़ के साथ जब इनकी जंग थी सद्दाम हुसैन के होते हुए, और सद्दाम हुसैन को पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो था वो उसको बैक कर रहा था, लेकिन 10 साल वो जंग चलती रही, और ईरान ने 1 इंच भी ज़मीन जो है वो इराक़ के पास जाने नहीं दी, और इसे वो बड़ी लड़ाई कहते थे, और इसको बड़ा डिफेंस कहते हैं वो, इसको बिग डिफेंस, क्योंकि इस बिग डिफेंस में उन्होंने 1 इंच भी ज़मीन सद्दाम हुसैन के पास नहीं जाने दी, और उसके बाद अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को खुद ऐलान करके उस जंग से बाहर निकलना पड़ा। तो ईरानियों की हिस्ट्री है कि ये बड़ी लंबी जंग लड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली जीत इनकी होती है। और ये प्रॉक्सीज वॉर में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है पुरानी सिविलाइजेशन है, और जंगों के अलावा इन्होंने, मेरा ख्याल है, इस सिविलाइजेशन ने किया कुछ नहीं है, तो वॉरियर्स हैं सारे। अब देख लें सेंट्रल एशिया के अंदर जितने वॉरियर्स थे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो वॉरियर्स आए, यूरोप के अंदर के, उनमें ईरानियंस का बड़ा हाथ था। तो पर्शियन जो स्टेट थी वो बड़ी तगड़ी स्टेट थी। ठीक है। और इसने, आपको पता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उससे पहले जो दरोश या दारा था, जिसको हम दारा कहते हैं, वो बादशाह था पूरे ईरान का, और उसने यूनान जाके पूरा जो वो उनका सारा स्टेट थी एथेंस की, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा। उनके तमाम पैलेसेस जला दिए, मसमार कर दिया, और उसके बाद जब वो वापस आया तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो डेवलप हुआ, और उसने आके बदला लेने के लिए वो ईरान के अंदर आया, फिर उसने ईरान फतह किया।
ये जो बाबल शहर है ना जो इराक़ का है, और उसके अंदर उसका ज़ाहिर फतह किया था अलेक्जेंडर ने, और उस वक्त सबसे खूबसूरत शहर होता था पूरी दुनिया के अंदर बाबल। आप ये समझें कि उस वक्त का न्यूयॉर्क या वाशिंगटन था, ये टोक्यो था, ये लंदन था। तो वो उस वक्त ईरान की जो सल्तनत थी उसका कैपिटल होता था। तो अलेक्जेंडर ने उसको फतह किया, फिर वहाँ पे रहा और दारा को वहाँ से भागना पड़ा। बहरहाल पूरा इंटायर ईरान जो था वो अलेक्जेंडर ने फतह किया था, लेकिन अल्टीमेटली अलेक्जेंडर के हाथ कुछ नहीं आया, उसे वापस यूनान जाना पड़ गया, यानी ख़त्म हो गई स्टेट उनकी। लेकिन ईरानी स्टेट जो है वो आज तक कायम है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि कोई भी उसको मुस्तकिल कैप्चर नहीं कर सका। ठीक है, जो यहाँ पे आता है वो अल्टीमेटली इनका हिस्सा बन जाता है। तो अब ईरान ने बड़ी तैयारी कर ली है। ईरान को पता है कि ये एक लंबी जंग है और जंग वही जीतेगा जो लंबी जंग जीत सकता है, जो लंबी जंग लड़ सकता है। नर्व्स और नर्व्स की जंग है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में ईरान ऐलान कर देगा कि वी आर एटॉमिक पावर, और अगर उसने ये ऐलान कर दिया तो फिर इसराइल के लिए इतना आसान काम नहीं होगा कि वो यहाँ पे अटैक कर सके। ठीक है, अब इसराइल के पास सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि वो फौरी तौर पे जो उनकी एटॉमिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, और अगर वो हमला कर देता है और उनको तबाह बर्बाद कर देता है तो फिर हो सकता है कि इसराइल जो है उसका हाथ हावी हो जाए। लेकिन अगर इसराइल ये नहीं कर पाता और ईरान अपने आप को डिक्लेयर कर देता है तो फिर वाकई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले बहुत दफ़ा इसराइल ने ये किया था। सदाम हुसैन, आपको पता है कि वो एटमी पावर बन रहा था, तो उन्होंने उसका एटमी प्लांट तबाह कर दिया था बाई एयर स्ट्राइक्स के लिए। सेम इस तरह लीबिया के अंदर उन्होंने यही किया था। पाकिस्तान का जो कोहोटा का प्लांट है उसे भी ये तबाह करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए सारे जासूस, और इंडिया की मदद से। इंडिया के अंदर उनके फाइटर जेट्स आए हुए थे और उनके पायलट्स आए हुए थे। इंडिया से उन्होंने उड़ना था और उड़ के उन्होंने यहाँ पे अटैक करना था, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया और उससे पहले उन्होंने इंडिया को टाइट कर दिया पाकिस्तान ने कि जनाब ये आप गलती ना कीजिएगा, वी आर एटॉमिक पावर, और अगर आपने ये गलती की तो फिर हम कर सीधा देंगे आपको। ठीक है। अच्छा साहब, मैं यहाँ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इसराइल में, पूरे इसराइल के अंदर, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या निजी सतह पे, लोगों ने बंकर्स बनाए हुए हैं, और वो बंकर स्टेट ने बनाए, स्टेट ने फुली फैसिलिटेटेड हैं। वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात, इंटरनेट, बिजली, सब कुछ मौजूद है। इवन फ्रिज होते हैं वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, किचन हैं उसके। हाँ, और यही तैयारी क्या ईरान वाली साइड पे भी है? हमला तो कर दिया, क्या ईरान तैयार है कि अटैक ईरान के अंदर ये तैयारी नहीं है। ईरान के अंदर ये तैयारी नहीं है क्योंकि ईरान बड़ा मुल्क है और कितना फैला हुआ है। देखें उसकी कितनी सरहदें हैं, कितने मुल्कों के साथ, और इतने बड़े मुल्क के अंदर बंकर्स बनाना इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, आबादी भी ज़्यादा है। इसराइल की आबादी बहुत कम है, 93 लाख आबादी उनकी, 9.3 मिलियन। तो इतनी आबादी को के लिए बंकर्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिकली स्टेबल है, पैसा उनके पास बहुत है, तो उन्होंने पहले से ये बंकर्स बना के रखे हुए हैं। सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी सायरन बजेंगे तो फौरी तौर पे करीब तरीन बंकर के अंदर उन्हें घुस जाना है। और ऐलान उनका यही है कि ये एटमी ताकत यानी एटम बम का भी मुकाबला कर सकते हैं, यानी अगर एटॉमिक वार भी हो जाए तो फिर भी उनके बंकर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक बंकर्स बनाना आसान काम है किसी भी मुल्क के लिए। ठीक है, सिर्फ एक मुल्क है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने वाकई ऐसे बनाए हैं, और वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जो बंकर्स हैं वो बड़े हैवी बंकर्स हैं, और वहाँ कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड वाहिद मुल्क होगा कि अगर एटमी जंग हो जाती है तो वो फौरी तौर पे अपने आप को बचा लेंगे सारे। और वो पूरा मुल्क जो है बंकर्स के अंदर, पहाड़, क्योंकि उन्होंने बंकर्स बनाया पहाड़ों के अंदर। तो जब ऊपर एक इतना पहाड़ है और वो चट्टानी है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर आपने बंकर बना लिया और उसके अंदर आप घुस गए हैं, तो फिर ज़ाहिर आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो घिरा हुआ है पूरे यूरोप के अंदर, तो उन्होंने एक काम ये भी किया है कि उन्होंने तमाम जो ब्रिजेज़ हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ उसको जोड़ रहे हैं, उन सब के साथ उन्होंने बम लगा रखे हैं। ओके, तो एक बटन अगर स्विट्ज़रलैंड दबाएगा तो सारा जो इंटरेक्शन है पूरे यूरोप के साथ वो सारा ख़त्म हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसका यही है कि कोई अगर बड़ी जंग होती है तो सारे पुल से उड़ा के, ब्रिजेज़ उड़ा के आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर कैपेसिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के अंदर ये कैपेसिटी होगी, लेकिन जो इनकी क़यादत है उसके लिए इन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अभी ईरान, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, अगर ये जंग होती है तो इनमें से जीतेगा कौन, लेकिन एक क्वेश्चन दरमियान में और भी करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी पंगा ले लिया है इसराइल ने। ये पंगा क्या है, ये ज़रा आवाम को बताइएगा, और अगर ये जंग चलती है तो आपको दोनों में से किसके चांसेस नजर आ रहे हैं? सेक्रेटरी जनरल जो है ना, उन्होंने उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करा दे दिया, और उन्होंने कहा जी कि वो इसराइल ने कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस, तो जो ज़ाहिर क्रिश्चियन है और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और वो जोड़ के रखते हैं सारी कौमों को, तो उनको उन्होंने कहा है जी कि ये इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, वो इसराइल में कौन से रोज रह रहे हैं, जा रहे हैं,
लेकिन ये सिंबॉलिक होता है किसी भी मुल्क की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी अगर कोई मीटिंग कॉल करेंगे तो इसराइल पहले ही बाइकाट कर चुका है, इसराइल उसके अंदर नहीं बैठेगा। तो ये उन्होंने शुरू में ही अपना एक कार्ड खेल लिया है कि जनाब हमें ना बुलाया जाए, अगर आप बुलाएंगे तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा से आलमोस्ट निकाल लिया। अब सवाल ये है कि क्या बड़ी ताकतें इसको अफोर्ड कर सकती हैं? अगर तो रशिया इसको अफोर्ड कर सकता है, चाइना कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, यूरोप टॉलरेट कर सकता है, तो कितनी देर करेगा? क्योंकि अगर आप एक जंग देख रहे हैं और जंग है भी बड़ी खौफनाक और पूरे मिडल ईस्ट को वो घेर सकती है। 50% जो तेल है दुनिया का वो सारा मिडल ईस्ट के अंदर है, और अगर वहाँ पे तेल की सप्लाई रुक जाती है तो सोशल लाइफ जो है वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। और अगर दुनिया ये अफोर्ड कर सकती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो अल्टीमेटली आपको दोनों मुल्कों को जंग से रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा कोई फोरम नहीं है। लेकिन इसराइल ने शुरू से ही इनकार कर दिया कि जनाब हम तो आपको मानते नहीं। मैंने कहा जी सेक्रेटरी जनरल साहब को बदलें पहले, तो पहले सेक्रेटरी जनरल साहब को बदला जाएगा, फिर उस दौरान तक तो बहुत ज़्यादा लड़ाई आगे चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है ईरान ने तैयारी कर ली। अगर ईरान की तैयारी ना होती तो इतना बड़ा इनिशिएटिव ना लेता। उसे पता था कि मैं जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ उसका मुझे नुकसान होगा। तो ईरान ने मेरा ख्याल है अपनी कश्तियाँ जला ली हैं। दूसरी साइड पे क्योंकि ग्राउंड ट्रुप्स जो उनके इसराइल के हैं वो लेबनान के अंदर भी दाखिल हो गए हैं। उन्होंने वहाँ पे पोजीशन संभाल ली है। 20,000 के करीब वहाँ पे ट्रुप्स हैं जिनका मुकाबला हिजबुल्लाह के साथ हुआ है, और कल जो है उनके 8 लोग जो हैं वो मारे गए हैं इसराइली, जिसमें मेरा ख्याल 2 कैप्टन्स भी शामिल हैं। तो वहाँ पे लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ गज़ा के अंदर जो है ना एक नई पोर्ट डेवलप हो रही है जो अब अनकरीब इसराइल के अंदर जो है ना वो टैक्स करना शुरू कर देगी। तो मुझे लगता है कि ईरान ने एक बड़ा प्लान किया हुआ है और इस प्लान के ज़रिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ईरान के पास आबादी बहुत ज़्यादा है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो ये टेक्नोलॉजी और इंसानी टेक्नोलॉजी जो है इन दोनों का मुकाबला है। और अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो ईरान बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास फ़दाई बहुत ज़्यादा है। आपको पता है दुनिया में ये जो फ़दाइयत है इसका आगाज़ भी ईरान से हुआ था, और अब्दुल्ला बिन सबा था जिसने एक जन्नत बनाई थी, और उसने फ़दाई बनाए थे जो खंजर लेके जाते थे और मशाहिर को कत्ल करते थे और वहीं पे ख़ुद भी कत्ल हो जाते थे। तो ईरान जो है ना पायनियर है इस चीज़ का। तो अगर उसने फ़दाई चढ़ा दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल के लिए इतना आसान काम होगा कि ह्यूमन बम्स का मुकाबला कर सके। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जी तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। मैच्योर सोसाइटीज़ में जी जब भी आपके मुल्क में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो क्या होता है कि नेगेटिविटी को साइड पे करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपस में खुल के बैठ जाते हैं, और उसके बाद जब वो मेहमान आपके या वो इकनॉमिकल एक्टिविटी आपकी चली जाती है आपके मुल्क से, तो उसके बाद फिर आपस में इख्लाफात भी होते हैं, उन्हें तय भी कर लिया जाता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या करती है, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी हो या कुछ अच्छा होने जा रहा हो तो ये एहतजाज करने के लिए रोडों पर निकल आते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, और जो एहतजाज ये अब तक कर रहे हैं या कर चुके हैं क्या वो कामयाब हुए हैं, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं हम जावेद चौधरी साहब की तरफ। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो है बड़ी ज़बरदस्त है नेगेटिव लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त, उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से नर्व्स बहुत सेंसिटिव हैं, वो हमेशा उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अब क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं और 4 तारीख तक उनका दौरा है पाकिस्तान का, 3 दिन उन्होंने यहाँ पे रहना है, और उसके साथ साथ फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास यहाँ पे शुरू हो जाएगा 15, 16, 17 3 दिन, और उससे पहले ही बल्कि उनके वफूद पाकिस्तान आने शुरू हो जाएंगे और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी एक्टिविटी होगी। पूरे इस्लामाबाद के सारे होटल जो हैं वो इस वक्त बुकड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। आपको अंदाज़ा है कि वो पूरी दुनिया से, बल्कि जो सारे जो मशरक़ी ममालिक हैं, एशियन ममालिक हैं, वहाँ उनके यहाँ पे मंदूब आ रहे हैं। तो सेंसिटिव हो गया इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा। तो इमरान खान साहब को पता है कि अगर इस वक्त मैं स्ट्राइक करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बैठने पे रज़ामंद हो जाएगी, वो मुझे इंगेज करेगी। तो ये बेसिकली इंगेजमेंट का एक पूरा तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि प्रेशर डालें ताकि उनका कोई ना कोई बंदा मेरे पास आए और आके के खान साहब जान दो, ये हमें थोड़ा सा जो मफरल है हमारा थोड़ा सा लूज़ करें ताकि हम सांस ले सकें। जो इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रब्ता हो जाए, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है उसका। दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो लिंगरान ना कर सकें, वो रिटायर हों, अपने घर में जाएं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि जो काजी फायज़ ईसा साहब है वो इन्हें हिलने नहीं देंगे। इस दौरान अगर आइनी तरामीम हो जाती हैं और आइनी अदालत बन जाती है और काजी फायज़ ईसा साहब को उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, तो ये सारे केसेस जो इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं,
या आइनी जो मामलात के ऊपर हैं वो सारे के सारे आइनी अदालत में चले जाएंगे, काजी फैज़ ईसा साहब के पास चले जाएंगे और वह जजेस का इंतखाब खुद करेंगे। तो इमरान खान साहब को स्पेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो यही गोल्डन टाइम है कि आप जब स्टेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो स्टेट फिर आपके साथ बैठेगी। जब स्टेट आपके साथ बैठेगी तो आपका पहला मुतालबा तो ये होगा कि ये आइनी अदालत नहीं बननी चाहिए, या ये जो तरामीम है इसको पोस्टपोन करें और सर-ए-दस्त मंसूर अली शाह साहब को आने दें और उसके बाद फिर किसी वक्त ये फ़ैसला किया जाएगा। तो आप उसमें टाइम ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं और जो उनकी स्ट्राइक्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई हैं। कल देखें उनका जो एक साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने खड़े हो गए, तो उसने उन साहब ने खड़ा होकर कह दिया कि जी देखें 500 हमारे वकला बार खड़े हैं और आप हमारे खिलाफ फ़ैसला करके तो देखें। अब सवाल ये है कि उनके खिलाफ ये फ़ैसला कैसे हो रहा है। ये तो 63A उसकी नज़रसानी दरख्वास्त है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला था, उसके ऊपर 1 महीने के अंदर नज़रसानी दरख्वास्त आनी थी। वो नज़रसानी दरख्वास्त आ गई, 2.5 साल से वो पेंडिंग है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त उठाया और उस पर बेंच बनाया। और आपका मौक़िफ़ अगर दुरुस्त है तो आप अपने वकला की एक अच्छी लाइन वहाँ पे भेजें, वहाँ पे 8-10 वकील खड़े करें जो हला के रख दे पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। आपने सिर्फ अली ज़फ़र साहब के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया हुआ है और वो भी दलाइल नहीं दे रहे, वो भी वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, मैं जजेस की कमेटी को नहीं मानता और ये जो जजेस हैं वो हैं जिनके जो इडहाक हैं इनको तो यहाँ पे बैठना चाहिए और ये वो जजेस हैं जो कमेटी के अंदर भी थे वगैरह वगैरह। तो वो दलाइल देने के बजाय वो इस टाइप के नुक्ते उठा रहे हैं और अदालत को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। तो अब ये उनका केस कैसे हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो, लेकिन जब किसी का फ़ायदा होता है तो किसी न किसी का नुकसान भी होता है और किसी न किसी का जो नुकसान होता है किसी न किसी को फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो अब 63A अगर वो उड़ जाती है तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा हो जाए, पार्टी ज़्यादा तगड़ी हो जाए, पूरी स्टेट मिल के भी, गवर्नमेंट मिल के भी उनका एक भी MNA ना तोड़ सके। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर इंकलाब है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को टेस्ट करें, अपने MNAs को टेस्ट करें कि कौन टूटता है और कौन अपने पाँव पे खड़ा रहता है। जो पाँव पे खड़े रहते हैं उनको सलाम पेश करें और कहें कि ये इंकलाब है जो पाकिस्तान के अंदर आ गया। तो इमरान खान साहब का मकसद दो है, एक मकसद उनका ये है कि स्टेट को बो डाउन किया जाए, उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो इनके साथ इंगेजमेंट करें, और दूसरा ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब को सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। इस टाइम को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्हें पता है कि 25 अक्टूबर के बाद काजी फैज़ ईसा साहब जो रिटायर हो जाएंगे और इनके पास यही दिन है 22-23 दिन, और इन्हीं 22-23 दिनों के अंदर इमरान खान साहब खेलना चाहते हैं। वो पूरा हमला करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये 25 दिन गुजर गए, ये 22 दिन गुजर गए तो इमरान खान साहब को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो फंस जाएंगे। और आने वाले दिनों में ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर पाबंदी लग रही है। ना उनको रिपोर्टर्स तक रसाई होगी, ना रिपोर्टर्स के साथ जो खिताब कर रहे हैं वो किसी जगह पे पेश किया जा सकेगा, ना रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँच सकेंगे, और टेलीविज़न्स के ऊपर भी और अखबारात के अंदर भी इमरान खान साहब का नाम ही नहीं आएगा। जब इमरान खान साहब का नाम नहीं आएगा तो इमरान खान साहब खुद बहुत डाई डाउन हो जाएंगे। अगर मैं आपसे एक लफ्ज़ जानना चाहूँ कि तहरीक इंसाफ के पिछले जितने भी ये जलसे हुए हैं या एहतजाज हुए हैं, कामयाब या नाकाम? ये पिछले दिनों, ये कल के जो हुए हैं वो तो नाकाम हुए हैं। वो कहते हैं जी हमारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था, हम बाहर निकले थे लेकिन पुलिस ने हमें चलने नहीं दिया। भाई जब इंकलाब आएगा तो इंकलाब का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर को तोड़ दें। ये कौन सा इंकलाब है कि जो 4, 5, 10, 15, 20, 50 लोगों की गिरफ़्तारी के बाद रुक जाता है और जिसके सामने पुलिस वाले डंडा लेके खड़े होते हैं और इंकलाब की आवाज़ बंद हो जाती है। ये मुमकिन नहीं है। आप एक बार निकालें ना लोगों को, आप ले आएँ 1 करोड़ लोग बाहर, फिर ये स्टेट जो है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है क्या वो कायम रह सकेगा? फिर कंटेनर्स कायम रह सकेंगे? फिर दफ़ा 144 रह सकेगी? क्या रेंजर्स वहाँ पे रुक सकेंगे? क्या रबड़ की गोलियाँ चलाई जा सकेंगी? क्या उसके बाद शेलिंग हो सकेगी? क्या उसके बाद वाटर कैनन इस्तेमाल हो सकेगी? नहीं हो सके, हर चीज़ बदल जाएगी। तो इमरान खान साहब अगर वाकई चाहते हैं कि इंकलाब ले आए तो फिर ले आए लोग बाहर। अब देखें ना, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स निकले, सिर्फ स्टूडेंट्स निकले, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर हला के रख दिया, गवर्नमेंट फारग कर दी। तो आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंकलाब आ गया, बहुत लोग हैं हमारे पास। वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो 10, 15, 20, 50 लोगों से ज़्यादा होते नहीं हैं, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सुनामी आ गई, देखो कितना बड़ा इंकलाब आ गया। कोई अजीब लोग हैं भाई, अगर आपके पास लोग हैं तो निकालें सही। आप सिर्फ फैसलाबाद के अंदर जो लोग हैं उनको निकाल लें, तो उसके बाद देखें इंकलाब होता क्या।
तो वो इक्तफ़ा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, जो स्टेट के अखराजात के ऊपर वहाँ से गंडापुर साहब हर दूसरे दिन मूछों को बल देते हुए अपने लोगों को यहाँ लेके आए थे। वो चीफ मिनिस्टर भाई आपने इसलिए बनाया है कि रोज़ एहतजाज करे और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर की तरफ निकले। अगर उसने निकलना है तो वहाँ पे काम किसने करना है, सुबह किसने चलाना। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिमार्क्स पास किए, और वो रिमार्क्स क्या था जी कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। अपनी तो उन्होंने तारीफ़ की, यकीनन हम इस चीज़ को एग्री भी करते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंचेगा वो मुल्क का खैर ख्वाह ही होगा, तो वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन उन्होंने तोड़ने वाला किसे कहा है, इसका ज़रा तज्जियाती जायज़ा आपको देते हैं। अब देखें, जो इनके वालिद थे ना ईसा साहब, ठीक है, वो बड़े शानदार इंसान थे और कोई शक नहीं उसमें। एक तो वो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग के दफातर कायम किए थे, मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। फिर वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब थे। इवन ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था लाहौर के अंदर, जिसे कोर कमांडर हाउस बाद में डिक्लेयर किया गया, ये भी उनके वालिद काजी ईसा साहब ने ख़रीद के दिया था। और वो उन्होंने बल्कि मेन किरदार अदा किया था। ये किसी एक हिंदू का था, हिंदू ताजर का था, वो बेचना चाहता था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे मशवरा किया, तो काजी ईसा साहब जो थे वो गए, उन्होंने सौदा किया। फिर कायद-ए-आज़म को कहा कि घर बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ख़रीद लें इसको। तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके कहने पे ये घर ख़रीदा था। तो वो इतने ज़्यादा कायद-ए-आज़म के करीब थे और बलूचिस्तान के अंदर वाकई ही मुस्लिम लीग को उन्होंने परवान चढ़ाया था। उन्होंने सरदारों को कायल किया था, कायद-ए-आज़म की उनके साथ मुलाकातें करवाई थी जो ट्राइबल लॉर्ड्स है यहाँ पे, और उन सब ने फिर मिल के फिर ये पाकिस्तान के अंदर मर्जर करवाया था पूरा बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान जो है ना, आपको पता होगा 6-7 स्टेट्स के अंदर तकसीम था। वो सारे जो लीडर्स थे, ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक एग्रीमेंट किया और फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। फिर ये जब 1 यूनिट था तो एक पूरा यूनिट होता था इस साइड पे, जिसे मगरबी पाकिस्तान कहते थे। तो 6 की 6 जो स्टेट्स थी वो मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। फिर जब पाकिस्तान टूट गया और उसके बाद 4 सूबे बने तो बलूचिस्तान को पूरा एक सूबा डिक्लेयर किया गया, वगैरह वगैरह। तो उसमें काजी ईसा साहब का बड़ा किरदार था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो फंड भी देते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उनको सपोर्ट भी करते थे, उनके घर में भी रहते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके पास आकर रहते थे। तो बड़े करीबी ताल्लुकात थे काजी ईसा साहब का, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वालिद के। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि काजी ईसा साहब जो इनके वालिद हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, वो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल हैं। अब काजी साहब ने शायद यही हवाला दिया है कि हम बनाने वालों की औलाद हैं, हम बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये तोड़ने वाले कौन से हैं? मेरा ख्याल है शायद वो जनरल नियाज़ी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ वो उसको रिजेंबल कर रहे हैं, क्योंकि जनरल नियाज़ी का ताल्लुक भी मियाँ वाली के साथ था, वो नियाज़ी कबीले के साथ थे। फिर वो लाहौर के अंदर भी रहते थे और उनकी शायद कोई रिश्तेदारियाँ भी थी इमरान खान साहब के जो बुज़ुर्ग हैं उन सब के साथ, क्योंकि सारे नियाज़ी थे और बड़े करीबी इनके ताल्लुकात थे। तो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने ये हवाला दिया। वो काजी फ़ाइज़ साहब बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किसका हवाला दिया, लेकिन वो हवाला यही दे रहे हैं कि हम तो तोड़ने वाले नहीं हैं। तो न्याय साहब के ऊपर मेरा ख्याल इमरान खान साहब के ऊपर टांट किया है कि आप लोग तोड़ने वाले हैं। आपने 1971 के अंदर जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, आपने उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किए थे, और जो मेरा वालिद था उसने पाकिस्तान की तख्लीक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर साइन किया। तो साइंस का फ़र्क है, आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये हवाला दिया। ठीक है, ठीक है। ये हमारा तज्जिया है, ये खबर नहीं है, एक तज्जिया है हमारा। मेरा ख्याल है क्योंकि वज़ाहत तो उन्हीं को करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं जी एंड पे बिल्कुल अपने सवाल की तरफ। बशीर अहमद साहब ने सवाल किया और सवाल इनका बड़ा टेक्निकल और बहुत अच्छा सवाल है। जो साहब वो कहते हैं कि PTI ने जब भी यलगार करनी होती है, धरना देना होता है, एहतजाज करना होता है, तो इस्लामाबाद और पंजाब की शामत आती है, यहाँ पहुँच जाते हैं, बाकी सूबों में क्यों नहीं जाते? नहीं, वो ज़ाहिर है सेंटर तो यही है, इस्लामाबाद ही सेंटर है, वफाक तो यही है, अटैक तो उन्होंने यहीं पर करना है। और लाहौर के अंदर ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, 9 करोड़ आबादी है, नहीं सॉरी 12 करोड़ आबादी है पंजाब की, यानी टोटल ईरान से भी ज़्यादा आबादी है पंजाब की। वो 9 करोड़ है, हम 12 करोड़ है पंजाबी। तो वहाँ पे लाहौर ज़ाहिर सेंटर है फिर सारा। और अगर सिर्फ आप पंजाब से वोट हासिल कर लें, सिर्फ यहाँ से अक्सरियत हासिल कर लें पंजाब से, तो आप वफाकी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा MNAs की सीट्स हैं। तो इमरान खान साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, पंजाब उनका सेंटर होता है, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, वहाँ पे वो जाके बैठते हैं, वहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं। तो इमरान खान साहब जो है ज़ाहिर है या लाहौर के ऊपर यलगार करते हैं या रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर। रावलपिंडी का मकसद जो है वो बेसिकली GHQ है और एक सिंबॉलिक वैल्यू है इसके
तो शायद उस सिंबल को वो थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं। इस्लामाबाद जो कैपिटल है और इसकी खबर जो है पूरी दुनिया में जाती है, तो इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर ये अलगार करते हैं। मैं पिछले 2014 से लेके अब तक जो है ना 10 साल इस शहर के अंदर ज़ाहिर है मैंने अमन नहीं देखा। रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, रोज़ कहीं ना कहीं सड़क बंद होती है, किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कभी लोग अपने दफ्तरों में नहीं जा पाते, रावलपिंडी के लोग इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इस्लामाबाद के रावलपिंडी नहीं जा सकते। इसको ये मुकम्मल तौर पे एक डिस्टर्बेंस है पिछले 10 साल के अंदर। पता नहीं ये डिस्टर्बेंस कब ख़त्म होती। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।